अच्छा मन जी, बिहार का आपने जिक्र किया, चिराग पासवान का जिक्र किया। गाड़ी राहुल गांधी की होकर के गुजरी थी, चिराग पासवान नहीं तेजस्वी यादव साथ सवार नजर आए थे। लेकिन क्या चिराग पासवान और जीतन राम मांझी अगली मर्तबा राहुल और तेजस्वी के साथ उस गाड़ी पर नजर आ सकते हैं? क्योंकि चिराग नीतीश के एनडीए में लौटने से नाराज थे और कहीं ना कहीं मांझी का भी यही रुख था। देखिए, बिल्कुल चिराग पासवान ने तो स्पष्ट किया है कि भई जो यात्रा अब तेजस्वी कर रहे हैं, जन विश्वास यात्रा वो बेहतर होनी चाहिए और लोगों के बीच में जाना चाहिए, कनेक्शन बनाना चाहिए। उन्होंने माई-बाप का जो कॉन्सेप्ट निकाला है तेजस्वी ने, उसका भी समर्थन कहीं न कहीं किया है। तो इससे आप ये मानकर चलिए कि जो चिराग पासवान का रुख है, उनका साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अगर बीजेपी ने उनको ज़्यादा सीटें नहीं दी, चूँकि वो हाजीपुर, नवादा और जमुई की सीटें माँग रहे हैं और यहाँ पर अलग तरह का रुख उनके चाचा का देखने को मिल रहा है, तो अगर तालमेल यहाँ पर नहीं बना तो हो सकता है कि वो जो है आरजेडी के साथ में अपना हाथ मिलाकर वहाँ पर आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़े। तो कई तरह के अभी कयासबाजियाँ देखने को मिल रही है। मुकेश सहनी भी यही बात कह रहे हैं। अभी का उनका सुबह का स्टेटमेंट देखिए कि अगर मेरे पास 4 विधायक होते तो मैं भी सीएम पद का एक कह सकते हैं कैंडिडेट होता। तो इस तरह का जो आपस में तालमेल है वो बिखरा हुआ सा नजर आता है। और चूंकि लोकसभा चुनाव आते आते जब आप सीट शेयरिंग करोगे तो वहाँ पर आप कितना अपने दलों को मना पाओगे, इसमें देखना बेहद कह सकते हैं ज़रूरी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर जो सहयोगी दल हैं, अगर वो आपके साथ तालमेल नहीं बैठा तो वो इंडिविजुअल तौर पे भी चुनाव लड़ सकते हैं और साथ में वो इंडी गठबंधन की तरफ भी अपना रुख कर सकते हैं। क्योंकि आपको अगर याद हो, मांझी ने कहा था कि भाई मुझे तो राहुल गांधी का फोन आया था और मुझे तो मुख्यमंत्री पद तक ऑफर किया गया था। तो ऐसे में बिहार में भी बीजेपी लगातार उलझन में है, यूपी में भी लगातार उलझन में है, महाराष्ट्र में जब जाएंगे वहां पर भी उलझन में होंगे। तो कई तरह की मुश्किलें अब बीजेपी के सामने आती हुई नजर आएंगी। वाकई में यहाँ पर जो तमाम क्षेत्रीय सहयोगी दल बीजेपी के साथ हैं, वे इंडिविजुअली भी जा सकते हैं और इंडी गठबंधन के साथ भी जा सकते हैं। शिखा से जानेंगे, शिखा बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, 3 बड़े राज्यों की अगर यहाँ पर हम बात करें तो लगभग पौने 200 सीटें आती, 168 सीटें इन तीनों राज्यों मुख्य रूप से लोकसभा की आती हैं। बीजेपी फंसती नजर आ रही है अपने सहयोगी दलों के साथ में। उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, बिहार में देखने को मिल रहा है। क्या ऐसा ये चीज देखने को मिल सकती है आम चुनावों से ठीक पहले कि सहयोगी दल बीजेपी से दूर छिटक जाए, कम सीटें मिलने के चलते? बिल्कुल, इस तरीके की तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं जहाँ बीजेपी ही नहीं, सारी पार्टियों के गठबंधन में कुछ ना कुछ मनमुटाव विधायकों के इधर-उधर होते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो इसमें भी तमाम चीज़ें देखने को मिली हमें। इस साल की शुरुआत से ही गठबंधन से कोई पार्टी बाहर जा रही है, कोई वो आ रही है। वैसे जैसे ही राज्यसभा चुनाव का आगाज़ होता हुआ नज़र आया, तमाम चीज़ें देखने को मिली। लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी ने इसकी कमान संभाली और तमाम पार्टियों से जाकर आगे से फ़ोन पर बात करी और सीट शेयरिंग को लेकर आगे बात करते हुए वो नजर आए। महाराष्ट्र की भी बात करी तो महाराष्ट्र में शरद पवार से राहुल गांधी बात करते हुए नजर आए। उन्होंने सीट शेयरिंग पर साफ तौर पर बात करी। तो इस तरीके से इस बार राहुल गांधी तो अपनी सीटों को लेकर काफ़ी सुलझे हुए नजर आ रहे हैं, आगे से सीटों की बात करके ये सारा मामला सुलझाने की बात कर रहे हैं। लेकिन यहीं बीजेपी कहीं ना कहीं थोड़ी फंसती हुई भी नजर आ रही है। बिल्कुल, यहाँ पर बीजेपी फंसती नजर आ रही है और सारा मामला सीट शेयरिंग का है। सीट शेयरिंग नामक जो ये जाल है, ये फंसता और फंसाता नजर आ रहा है। नेहा से जानेंगे कि नेहा, पल्लवी पटेल नाराज कहीं ना कहीं अखिलेश से चल रही थी, अब खबरें हैं कि अखिलेश के साथ समझौता हो गया है यहाँ पर राज्यसभा उम्मीदवारों के तौर पर। क्या ये चीज देखने को मिल सकती है कि अखिलेश के कहने पर इंडी गठबंधन के लिए पल्लवी पटेल अपनी बहन अनुप्रिया को कहीं ना कहीं यहाँ लाने की बात चलाए? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर ये देखा जा सकता है, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल, हालांकि यहाँ दोनों बहनें हैं, लेकिन दोनों के बीच जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं तकरार वाला रिश्ता हमेशा देखने को मिला है। पार्टी को जब से 2 भागों में यहाँ बांटा है, क्योंकि एक पार्टी तो यहाँ पर कृष्णा पटेल जो कि उनकी माँ है वो चलाती है यहाँ पर, और दूसरी पार्टी का जो भाग यहाँ पर अनुप्रिया पटेल ने लिया हुआ है। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के साथ, या फिर यूँ कहे कि इंडिया गठबंधन के साथ वो क्यों आएंगी। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है जब वो यहाँ पर केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, इतने बड़े पद पर बैठी हैं। दूसरी बात, यहाँ एनडीए का साथ उनको यहाँ मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का पूरा सपोर्ट यहाँ मिल रहा है अनुप्रिया पटेल को। तो मुश्किल है उनका कि वो इंडिया गठबंधन में आए। दूसरी तरफ पल्लवी पटेल जहां अभी तक ये बात कह रही थी कि वो राज्यसभा में मतदान नहीं करेंगे, लेकिन देखिए अचानक से उनके सुर यहाँ बदल गए। वो कहती नजर आई हैं कि अखिलेश मेरे बड़े भाई जैसे हैं और पार्टी को लेकर वो जो भी फैसला करेंगे उस फैसले पर खरी उतरूंगी मैं, और यहाँ पर राज्यसभा में मतदान भी करती नजर आऊंगी।
बिल्कुल यहाँ पर मतदान करती नजर आएंगे। दिनेश से जानेंगे कि दिनेश, उत्तर प्रदेश की बात हुई, बिहार की बात हुई, पंजाब में चलते हैं, लगभग सीट शेयरिंग इंडिया फाइनल कर चुका है, लेकिन एनडीए फंस रहा है, बीजेपी फंस रही है अकाली दल के साथ। अकाली दल साफ कर चुका है कि वापसी करेगा एनडीए गठबंधन में, लेकिन जिस तरीके से बीते आम चुनाव में 2019 में 8-5 के साथ चले थे, 8 पर अकाली दल लड़ा था, 5 पर भाजपा लड़ी थी। अब यहाँ पर भाजपा की एक मांग है कि वो 6 सीटें पंजाब की लेगी और 7 सीटें अकाली दल लेगा, जिस पर अकाली दल अभी तक मंजूरी नहीं भर रहा है। क्या पंजाब में भी यहां चिंताएं बढ़ सकती है भाजपा की? देखिए अक्षय, जो 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देने की बात कर रहे हैं, 6 सीटें अकाली दल लड़ने की बात कर रहा है, वो कहीं ना कहीं फॉर्मूला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वाला ही नज़र आ रहा है। लेकिन फिलहाल यदि नज़र डालें तो 9 सांसद पंजाब में कांग्रेस पार्टी के हैं और उस 2 सांसद यहाँ पे अकाली दल के हैं। एक सांसद अभी जिस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव हुए थे उसके बाद भगवत मान वहाँ से सांसद बने थे, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और दूसरी बार आम आदमी पार्टी के एक सांसद जीत करके आए थे। तो यहाँ से तमाम जो है राजनीतिक समीकरण जो बनते हुए नजर आ रहे हैं उसमें पार्टी अपने आप को फिट बैठाने की कोशिश कर रही है। यदि पंजाब की बात करें, किसान आंदोलन के चलते कहीं ना कहीं बादल परिवार, ये यूं कहें कि हरसिमरत कौर बादल जो कि केंद्रीय खाद्य मंत्री थी, उनकी जमीन खिसकने लग गई थी यहाँ पर, और इसी को देखते हुए उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। किसान आंदोलन का जो सबसे बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला वो पंजाब में मिला 2020 में। उसके बाद अब फिर से किसान आंदोलन उग्र हो रहा है। ऐसे में हरसिमरत कौर बादल और सुखबीर सिंह बादल दोनों के लिए यहाँ पर मुश्किलें खड़ी हो रही हैं, क्योंकि जिस आधार पर लगातार राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं और बादल परिवार का सियासी वर्चस्व, ये कहें कि भारत के आज़ाद होने के बाद से ही बादल परिवार पंजाब का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार रहा है। उस आधार को देखते हुए यहाँ पर मुझे लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में कुछ हाथ लग पाएगा। एक तरफ सीएम भगवंत मान एक जनसभा संबोधित करते हैं, उसमें कहते हैं कि केंद्र सरकार हमारा जो राज्य का टैक्स है वो टैक्स पे नहीं कर रही है और आप 13 की 13 सीटें, यानी कि वो साफ तौर पर कहना चाहते हैं यहाँ पर कि आम आदमी पार्टी इस पूरे कैंपेन को लीड कर रही है। यदि कांग्रेस पार्टी भी चुनाव में साथ है तो वो जो है सेकंड रोल में दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो आमतौर पर जो भगवंत मान कहते नजर आ रहे हैं कि 13 की 13 सीटें हमें गठबंधन में दीजिए और फिर केंद्र सरकार से हम फंड भी निकाल करके लाते हैं और कैसे पंजाब को एक नया पंजाब, एक नवा पंजाब बनाने की कोशिश करते हैं। ये तमाम बातें करते नजर आए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हरसिमरत कौर बादल जानती है कि जो पुरानी जो संगरूर जिला है, संगरूर जिला कहीं ना कहीं इनका गढ़ माना जाता है। इसके साथ साथ पटियाला में भी अच्छा खासा सियासी वर्चस्व देखने को मिलता है। तो ये पूरा इलाका जो है इसको बादल परिवार अच्छी तरीके से समझता है, जानता है। भटिंडा में भी उनकी अच्छी खासी पकड़ है। तो इस पूरे दक्षिण और कहीं ना कहीं ये कहें कि उत्तर दक्षिणी जो पूर्व दक्षिणी इलाका है, इसमें हरसिमरत कौर बादल हो, सुखबीर सिंह बादल हो, ये तमाम नेता जो हैं अपनी जमीन को मजबूत करने में जुटे हैं और भाजपा के लिए शायद पंजाब में कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। अच्छा, आपने किसान आंदोलन का जिक्र किया, आखिरी सवाल लूंगा। किसान आंदोलन हुआ, लगभग 1.5 साल आंदोलन चला। सबसे ज्यादा माना जा रहा था कि यूपी में इसका नुकसान भाजपा को उठाना पड़ेगा, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव आ रहे थे और उनसे ठीक पहले बीजेपी ने यहाँ जो है कानूनों को वापस लिया। ये चीज भी नहीं नकारी जा सकती कि उत्तर प्रदेश में मतदान से ठीक पहले अमित शाह ने खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट नेताओं की बड़ी बैठक बुलाई थी। नुकसान बीजेपी को जरूर हुआ किसान आंदोलन का, लेकिन देश के सबसे बड़े राज्य में सत्ता बचाने में कामयाब रही। क्या ये आंदोलन भारी पड़ेगा या उसी की तर्ज पर देखा जाए, उसी की तरह देखा जाए तो बीजेपी इससे भी निपट पाएगी? देखिए, पश्चिमी यूपी में खासतौर पर किसान आंदोलन का असर देखने को मिला था। वहां पर जयंत चौधरी भी लगातार किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे थे, जो अब एनडीए के खेमे में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ बात कर ली जाए तो 2022 के लोकसभा चुनाव में यदि वोट परसेंटेज देखें तो उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी को यहां पर वोट नहीं मिल पाया, जो कि 2017 के विधानसभा चुनाव में मिला था। यानी कि साफ तौर पर आंदोलन का असर जरूर देखने को मिला और आंदोलन की सबसे मजबूत जमीन जो है, किसान संयुक्त किसान मोर्चा की सबसे मजबूत जमीन जो है वो पंजाब है। तमाम किसान संगठन वहां से दिल्ली कूच कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो कि 2017 के 2012 में वहां पर अकाली दल के साथ मिलकर सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। 2017 में कांग्रेस पार्टी ने वहां पर प्रचंड जीत हासिल की थी और वहां से भारतीय जनता पार्टी का पंजाब की जमीन से पतन शुरू हो गया था। और अब 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद लगातार ये स्थिति जो है ये मुश्किल होती नजर आ रही है। बिल्कुल, यहाँ पर मुश्किलें बीजेपी की बढ़ती जा रही हैं। पंजाब की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, हरियाणा की बात हो, बिहार की बात हो, बात है सारी यहाँ पर सीट शेयरिंग की, जो
मुश्किलें भारतीय जनता पार्टी की बढ़ाता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कई सहयोगी दल साथ में है और जिस तरीके से वे सहयोगी दल अपनी अपनी मांगे रखेंगे सीटों को लेकर के, निश्चित तौर पर उससे तकरार की स्थिति बीजेपी वाले एनडीए गठबंधन में भी बढ़ने की संभावनाएं हैं। अब इस पर आपकी क्या कुछ राय है? क्या इस सीट शेयरिंग नामक जाल से बीजेपी बाहर निकल पाएगी, एनडीए गठबंधन बाहर निकल पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।